एक दो प्रश्न है जो एल्कीन से संबंधित है। आइसोब्यूटिलीन नहीं बना सकते हैं, ये प्रश्न है। और ऑप्शन है 4। पहला एल्काइन से, कोई भी एल्काइन ले सकते हैं आइसोब्यूटिलीन के, उससे अपन बना सकते हैं या नहीं, ये आपको पता लगाना है। दूसरा है अल्कोहल के निर्जलीकरण से, अल्कोहल के निर्जलीकरण से। तीसरा उत्तर है एल्किल हैलाइड से। और चौथा और अंतिम उत्तर है उपरोक्त में से किसी से भी नहीं बना सकते, सभी। उपरोक्त सभी हो गया ना फिर तो। आपको सोच के बताना है कि आइसोब्यूटिलीन किससे नहीं बनेगा। एल्काइन से नहीं बनेगा, या अल्कोहल के निर्जलीकरण से नहीं बनेगा, या एल्किल हैलाइड से नहीं बनेगा, या इन तीनों से ही नहीं बनेगा। जिसको आता हो वो अपना हाथ खड़ा करे, मैं पूछूं तो बताए। पेन गड़बड़ हैं दोनों। बोलिए, जल्दी से बोलिए। पहला प्रश्न भी करिएगा, दूसरा प्रश्न और देख लीजिए। 1 ब्यूटीन पर HBr का योग कराने पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 उत्पाद बनते हैं। इस मिश्रण में पहले तो ये 3 उत्पाद देख लीजिए कौन कौन से हैं। दूसरे में है सॉरी, ET को यहाँ कर दीजिए, H को यहाँ कर दीजिए। ये फर्स्ट और सेकंड है। और तीसरा है, यहाँ लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH2Br। ये थर्ड है। 4 जो ऑप्शन है वो ये हैं। फर्स्ट और सेकंड मुख्य उत्पाद है, और थर्ड कम मात्रा में बनता है। ये पहले उत्तर में लिखा हुआ है। फर्स्ट सेकंड मुख्य उत्पाद है और थर्ड जो है वो कम मात्रा में बनता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें, सेकंड मुख्य उत्पाद है, फर्स्ट और थर्ड कम मात्रा में बनते हैं।
तीसरा ऑप्शन है सेकंड कम मात्रा में जबकि फर्स्ट और थर्ड अधिक मात्रा में बनते हैं। चौथा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड कम मात्रा में एवं थर्ड मुख्य उत्पाद है। कोई ऐसा है जो दोनों प्रश्नों का उत्तर बताएगा या कोई ऐसा है जो एक का बताएगा? हाँ, पहले का बताओ। हाँ, बोलिए। फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड मुख्य उत्पाद है और फर्स्ट और थर्ड कम मात्रा में है। और कोई उत्तर है इसके अलावा? पहले का बताओगे? बताओ। सह द सभी से नहीं बना सकते। आइसोब्यूटिलीन किसी से नहीं बनेगा। तुम्हारा क्या नाम है? बताओ। इससे नहीं बना पाओगे? अल्कोहल के निर्जलीकरण से नहीं बना पाओगे। आइसोब्यूटिलीन बनाना, आइसोब्यूटिलीन कैसा होता है? अगर अल्कोहल में OH यहाँ ले लेते हो तो बन जाएगा ये। निर्जलीकरण कराओगे ना, तो ये जो, हाँ बोलो। एल्काइन से नहीं बना सकते हैं, इसका उत्तर है ए। ये मैंने आपको बताया भी था जब पढ़ाया था तब। और दूसरा है 1 ब्यूटीन पर HBr का योग कराने पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उत्पाद बनते हैं। इनका मिश्रण बनता है। मिश्रण में कौन ज़्यादा बनता है, कौन कब बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आप देखिए जो ऐसे लिखा हुआ है, इसका ET का मतलब होता है इथाइल समूह, एथिल समूह। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको परसों। ये एथिल है, ये मैथिल, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो कार्बन है इस पर Br किस पे जुड़ा हुआ? दूसरे कार्बन पर। इसमें भी Br दूसरे कार्बन पर है ना। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपकी तरफ है। ये वाला जो दिखाया है ये आपकी तरफ है, ये आपसे विपरीत दिशा में है जो डॉटेड लाइन दिखाई है, और ये दोनों साइड में है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था है इसकी, इसमें आप देख रहे हैं कि Br दूसरे कार्बन पर आ रहा है। 1 2, इसमें भी 1 और 2, दोनों में Br दूसरे कार्बन पर है। और तीसरा जो बनाया है उसमें अंतर क्या है कि इसमें Br पहले कार्बन पर है। योग कैसे होगा? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। पेरोक्साइड प्रभाव की बात नहीं की है। तो योग जब होगा तो क्या होगा? ये तीनों उत्पाद बनेंगे, लेकिन मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग होगा तो Br कहाँ जाएगा? दूसरे कार्बन पर। ये केवल त्रिविम में व्यवस्था अलग अलग है, बाकी ये दोनों उत्पाद सेम है। इसमें कोई फर्क नहीं है, केवल त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न है। तो इसमें उत्तर जो होगा आपका वो पहला और दूसरा मुख्य उत्पाद है, जबकि तीसरा कम मात्रा में बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अपन एल्काइन में हमने बनाने की विधियां पढ़ी थी। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर होता है ना, ये लाइमस्टोन, क्या कहते हैं इसको? इसको अगर गर्म करते हैं बहुत उच्च ताप पर, कितना ताप? इतना उच्च ताप जब इसका होता है, बड़े बड़े फर्नेसेस, भट्टियों में जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? ये COA क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या कहते हैं? क्विक लाइम। क्या कहते हैं हिंदी में क्विक लाइम को? हाँ? बिना बुझा चूना।
और इससे अपन क्या बना सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से? कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे आप? कार्बन के साथ इसको गर्म करिए तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है। कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कैल्शियम कार्बाइड हमने काम में लिया था क्या बनाने में? इससे क्या बनाया था कैल्शियम कार्बाइड से? सबसे छोटा एल्काइन बनाया था, वो है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराई थी, पहला तो हमने ये बनाया था, और कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड्स को हाइड्रोजन के वातावरण में रखने पर विद्युत आर्क उत्पन्न की तो भी एसिटिलीन बनती है। ये तो बनाई हमने एसिटिलीन, और एसिटिलीन से हम क्या बनाएंगे दूसरे विधि में? उच्च अल्काइन। उच्च अल्काइन बनाने के लिए हम क्या क्या लेते हैं? सोडामाइड और क्या बनेगा? सोडामाइड की जब क्रिया उच्च में क्या बनेगा? Na आ जाएगा या R आ जाएगा? हमने RX भी तो लिख दिया यहाँ पे। इसी अभिक्रिया को दोहराएंगे, फिर NaNH2 और RX, तो इधर भी हटा दो आप, फिर दूसरी तरफ भी क्या हो जाएगा? तो उच्च अल्काइन की प्राप्ति हमें होती है। याद आया ये मेथड? और एक तरीका और था जिससे हम उच्च अल्काइन बना सकते हैं, वो क्या था? इसकी Gr के साथ क्रिया। Gr के साथ जब क्रिया कराते हैं तो Mgx आता है यहाँ पर, और फिर इसकी क्रिया किससे कराते हैं? तो इसके स्थान पर R आ जाता है। ठीक है। तो उच्च अल्काइन बनाने के लिए हमें निम्नतम अल्काइन जो है एसिटिलीन चाहिए, और उसकी हम 2 क्रियाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उच्च अल्काइन बना सकते हैं। 5वीं विधि थी कोल्बे का विद्युत अपघटनी अपचयन। अगर हम ये लिखा हुआ मिले आपको परीक्षा में, और यहाँ लिखा हुआ हो कोल्बे का विद्युत अपघटनी अपचयन, या सिंपली विद्युत अपचयन भी लिखा हुआ हो, विद्युत अपघटन, क्या बनेगा? और अगर इसके स्थान पर आप ये ले लेते हैं, इसका कराएंगे तो B बनेगा। और फिर मैंने कल आपको इतनी जानकारी दे दी थी कि ये लेते हैं, बोलिए क्या बनेगा? A क्या है, B क्या है और C क्या है? उत्पाद बताओ डायरेक्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्रियाविधि हम अलग देख लेंगे, लेकिन है इसमें इसका A जो है वो एथिल एसीटेट बनेगा। बट कौन सा एल्केन? CH4 कैसे बनाया आपने? यहाँ तो R लिखा हुआ है मैंने। आपको इस पर भी बहुत ध्यान देना है कि आप क्या बना रहे हो।
आप केवल एल्केन मिथेन ही लिख दोगे हमेशा तो गलत हो जाएगा ना। इसमें क्या बनेगा, आर आर। जो यहाँ पर एल्केन समूह है वो इसमें क्या बनता है, एल्कीन बनेगा ना। इसमें एल्कीन बनाने की कौन सी विधि है, 7वीं कॉल्बे का विद्युत अपघटनीय अपचयन एल्कीन में पढ़ा ना आपने, और ये एल्काइन में है, इसमें एसिटिलीन बन जाएगा। कल मैंने बताया था पोटेशियम मैलिएट या पोटेशियम फ्यूमरेट, इसमें क्या होता है, फर्क देख लीजिए तीनों में आप, तीनों में अंतर क्या है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण लिया तो आपको एल्केन मिलता है, द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर पोटेशियम लवण लिया है तो आपको एल्कीन मिलता है, और अगर आपने असंतृप्त द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है, असंतृप्त है ना ये, तो आपको क्या मिल रहा है, एल्काइन मिल रहा है। ये तो क्रियाविधि हमने बताई थी उसमें आपको, आप उसको पढ़िएगा वापस। अब इसकी देख लो क्रियाविधि, फिर ये मत बाद में दिक्कत करेगी, आपको नहीं आएगी। ठीक है, इसका जब आयनन होगा, इसके जलीय विलयन का विद्युत अपघटन आप कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार से फ्यूमरेट आयन या मेलेट आयन और पोटेशियम आयन मिलेंगे। अब एनोड पर क्या होगा, एनोड क्या होता है, धनात्मक। इस पर कौन जाता है, एनायन जाता है। एनायन कौन है, इस पर ऋण आवेश है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, एनोड को दे देगा। ये मूलक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मूलक। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले। अब क्या होगा, इन बंधों का समांश विखंडन होगा। यहाँ वाले जो बंध है ना, 2, इन बंधों का समांश विखंडन होगा। दो अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाएंगे, और क्या बन जाएगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो इधर आया वो ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। द्विबंध तो पहले से ही है, ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है एनोड पर। क्रियाविधि अगर आपने एल्केन में ध्यान से पढ़ी है तो वही क्रियाविधि यहाँ भी है, एल्कीन में भी वही पढ़ी थी आपने और इसमें भी वही है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड यानी ऋणाग्र। ऋणाग्र पे कौन जाएगा, पोटेशियम आयन जाएंगे। ये पोटेशियम आयन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और पोटेशियम बन जाएगा। कैथोड पे जाएंगे, ऋणाग्र पर तो वहाँ इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, वो इनको मिल जाएंगे। और ये 2K जो बना है ये क्रिया करेगा H2O से और क्या बना देगा, KOH प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। जैसा आपको पता है हमेशा की तरह कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इन तीनों अभिक्रियाओं को आप एक ही कागज पे एक साथ लिख के एल्केन में से भी देख लीजिएगा, एल्कीन में से भी देखिएगा और एल्काइन में से भी देखिएगा, एक साथ लिखिएगा
तो कॉल्बे का जो विद्युत अपघटनीय अपचयन है वो आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों में अंतर क्या है। क्रियाकारक तीनों में अलग अलग लेना है। जब क्रियाकारक अलग अलग लेंगे तो उत्पाद क्या बनेंगे, एक में एल्केन, एक में एल्कीन और तीसरे में एल्काइन। ये बनाने की 5 विधियां हैं और इन पांचों विधियों को पढ़ने के बाद भौतिक गुणों की तरफ देख लीजिए आप। भौतिक गुणों में देखिए कि सी कार्बन की संख्या अगर 4 तक है, कार्बन की संख्या 4 तक है तो वो 2 तो कार्बन मिनिमम होंगे, 2 कार्बन तो न्यूनतम होंगे। 2 से 4 तक क्या होगा, गैस। 5 से 14 तक द्रव और उसके बाद वाले जो जितने भी एल्काइन है वो सब क्या हैं, ठोस हैं। इनकी जो गंध की बात है वो ध्यान रखिएगा कि जो एसिटिलीन होता है उसकी गंध लहसुन जैसी होती है और बाकी सारे मोस्टली जो एल्काइंस हैं वो सब गंधहीन हैं। तीसरा जो भौतिक गुण आप ध्यान रखिएगा वो है कि ये जल में अल्प विलय हैं। जैसे सारे कार्बनिक यौगिक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों में आपने पढ़ा है, जल में अल्प विलय है और कार्बनिक विलायकों में यानी बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में विलय हैं। ठीक है। फिर आते हैं अपन इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं, क्वथनांक, गलनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। अब आता है रिएक्टिविटी ऑफ या क्रियाशीलता एल्काइन की। एल्काइन की क्रियाशीलता देखो, आप इनके बारे में, एल्काइन के बारे में क्या सोचते हैं, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ये दर्शाएंगे। एल्कीन कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने ही। इसमें भी वैसा ही होगा क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की और अधिकता हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाएं ये भी दर्शाते हैं। कौन दर्शाते हैं, एल्काइन भी। कौन सी दर्शाते हैं, इनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन्स ने ही योग, क्योंकि इसमें 2 पाइबंद है इसलिए योग क्या होगा, 2 बार होगा। ठीक है ना। जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, इस पर किसी चीज का आप योग कराते हो, मान लीजिए ए का योग कराते हो तो क्या होगा, ए यहाँ जुड़ गया और ए यहाँ जुड़ गया, फिर दोबारा योग होगा क्योंकि 2 पाइबंद है इसलिए एक बार फिर योग होगा और कुल मिला के कितने, 4 ए जुड़ गए। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके कि 2 पाइबंद है इसलिए 2 बार योग होगा और उत्पाद जो होगा अंतिम रूप से ये प्राप्त होगा आपको। तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही योग इनमें भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें 2 पाइबंद हैं। एल्कीन में 1 पाइबंद होता था इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ने ही योग जो था वो 1 बार होता था, इसमें 2 बार होगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें 2 पाइबंद हैं तो ये ज़्यादा क्रियाशील होता है या ये ज़्यादा क्रियाशील होता है और क्यों, इनमें से कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा और क्यों, आप क्या सोचते हैं, आप बताओ। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स ने योग दर्शाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया आपको, क्योंकि इसमें पाइबंद है, इसमें भी पाइबंद है, इसमें 2 पाइबंद है। आपके अनुसार इसमें से ज़्यादा क्रियाशील कौन होना चाहिए, ये वाला। क्यों, इसमें तो 2 पाइबंद है, इसमें तो 1 ही पाइबंद है, मैं यही तो कह रहा हूं आपको। ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होनी चाहिए, हमने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही योग होता है और इलेक्ट्रॉन्स ने ही योग हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो 2 बार इसलिए हो रहा है कि 2 पाइबंद है। क्रियाशीलता आपके अनुसार किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए क्योंकि इसमें 2 पाइबंद है ना। और कोई रीज़न, इसके विपरीत कोई उत्तर हो तो बताएं, आप बताएं। हाँ, कैसे त्रिविम बाधा, कैसे, नहीं पाइबंद तो फ्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ये नहीं है, संकरण
इसको पूरा समझाओ अगर संकरण से बताना चाहते हो तो आप। किसी के पास बिल्कुल स्पष्ट उत्तर हो तो बताए। एल्काइन में एस लक्षण कम होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो जो एथीन है इसको देख लीजिए, पहले यही देख लीजिए, इस पर sp2 संकरण है कार्बन, इस पर भी, और इसमें देखिए sp2 संकरण जब होता है तो इस प्रकार की आकृति होती है। ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इस पर एक पी कक्षक इस प्रकार से है जो पाई बंध बनाता है, ठीक है, यही होता ना। अब एसिटिलीन की बात करें आप, उसमें स्ट्रक्चर इस प्रकार की है कि एक कार्बन के दो संकरित कक्षक ये हैं और दूसरे के संकरित कक्षक ये हैं, इस प्रकार से एक तो ये हो गया और दूसरा कार्बन ये हो गया। इसके पास में एक पी कक्षक ऐसे है बचा हुआ जो संकरण में भाग नहीं लेता है, और जो दूसरा पी कक्षक है वो इनके लंबवत है और दोनों के साथ ही 90 डिग्री के कोण पर है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। इसका इसके साथ में समपार्श्वीय अतिव्यापन होगा और इसका इसके साथ में समपार्श्वीय अतिव्यापन होगा। दो पाइबंद बन गए। एक पाइबंद उसी तल में है और दूसरा पाइबंद 90 डिग्री के कोण पर है, एक दूसरे के साथ भी 90 डिग्री के कोण पर है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसमें अगर आप देखें तो एक बेलनाकार आवरण बन जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। त्रिविम बाधा को जो बता रहे थे वो ऐसे समझाइए कि इसमें दो पाइबंधों के कारण एक बेलनाकार आवरण बन जाता है। वो जो आवरण बनता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही को इसके पास में, इस कार्बन के पास में आने से रोकता है। आसानी से वो प्रवेश नहीं पा सकता इसमें, क्योंकि बेलनाकार आवरण है, किसका है? संकरित कक्ष, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसके कारण से क्या होता है कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण सुगम रहता है, इसमें नहीं रहता है। तो हमारी जो एक सामान्य सी अगर धारणा देखें तो ये ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि इसमें संकरण के कारण पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र का एक बेलनाकार आवरण बन जाता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण सुगमता से नहीं हो पाता, इसलिए इसकी क्रियाशीलता एथीन की तुलना में कम होती है। दूसरा जो कारण है, ये देखिए, यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि एथीन की तुलना में एथाइन कम क्रियाशील होता है, क्यों? होना ये ज़्यादा क्रियाशील चाहिए, लेकिन ये कम क्रियाशील होता है। तो आपको इस अपवाद को, इस चीज़ को ध्यान रखना। सामान्य बात नहीं है कि इसमें क्या है कि इसमें तो एक पाइबंद है, इसमें दो पाइबंद है और एक तरीके से पूरा बेलनाकार आवरण बन जाता है। तो इस किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही का यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। तो बेलनाकार आवरण जो है वो एक बाधा के रूप में होता है और इस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग सुगमता से नहीं हो पाता। दूसरा कारण देखें आप, दूसरे कारण में यह है, जैसा अभी बताया था, कि sp2 संकरण जब होता है एथीन में तो S लक्षण कितना है, और जब sp संकरण है तो S लक्षण कितना है? बढ़ गया ये लक्षण। जब S लक्षण बढ़ जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक के समीप जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। S की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है P की अपेक्षा, D की अपेक्षा और D की F की अपेक्षा। ये क्या है? भेदन क्षमता या नाभिक के समीप जाने की इलेक्ट्रॉन्स की प्रवृत्ति। तो S लक्षण अधिक होने के कारण क्या होता है, कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ जाती है। इस कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ जाती है। इसको ऐसे देखिए,
क्योंकि जो sp संकरण है इस कार्बन पर, उसके कारण से क्या होगा, नाभिक के समीप इलेक्ट्रॉन्स के जाने की प्रवृत्ति, यानी कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स के जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, इसलिए इस पर इसकी विद्युत ऋणता बढ़ जाती है। इसलिए क्या होगा कि त्रिविम से जो जुड़े हुए पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन के अधिक समीप रहते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसके ज़्यादा समीप हैं, कार्बन के ज़्यादा समीप है, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता या नाभिक के समीप जाने की प्रवृत्ति s कक्षकों की अधिक होती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन द्विबंध की अपेक्षा त्रिबंध में ज़्यादा दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या नाभिक है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है, तो ये दृढ़ता से बंधे रहते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से जुड़े रहते हैं, किससे, कार्बन की तरफ। ये दूसरा कारण है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। तो दोनों में ही कारण एक जैसा है, संकरण sp संकरण। sp संकरण के कारण पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन अभ्र बन जाता है, बेलनाकार आवरण बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण उसमें सुगमता से नहीं हो पाता। दूसरा कारण कि इसमें s लक्षण ज़्यादा होता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ अधिक झुकाव रखते हैं, अधिक दृढ़ता से जुड़े रहते हैं, क्योंकि इसका जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। ऐसी स्थिति में ये पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध नहीं होते, किसको, इलेक्ट्रॉन्स नहीं को। समझ गए आप। इसलिए ये कम क्रियाशील होता है, जबकि क्या होना चाहिए, ज़्यादा क्रियाशील होना। ये नोट कर लो आप। डस्टर नहीं है, ये तो काम नहीं करेगा यार, वो नहीं है कि कपड़ा ही ला दो। दो बंधों के पाई इलेक्ट्रॉन के बेलनाकार आवरण के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं एसिटिलीन पर सुगमता से आक्रमण नहीं कर पाता है, इसलिए ये कम क्रियाशील होता है। दूसरा कारण था एल्काइन में sp संकरण के कारण sp2 एवं sp3 की अपेक्षा s लक्षण अधिक होता है। s कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक समीप होते हैं, अतः s लक्षण बढ़ने पर कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ जाती है। नहीं है कोई, नोट कर लें भाई, बाहर के बच्चे भी जो हैं। प्रश्न ये था कि एथीन की तुलना में एथाइन कम क्रियाशील होता है, क्यों, यानी एसिटिलीन कम क्रियाशील होता है एथिलीन की अपेक्षा। इसके दोनों कारण आप नोट कर लें, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का बेलनाकार आवरण और दूसरा sp संकरण। ये दो मोटे तौर पर अगर उत्तर देना है आपको तो बेलनाकार आवरण और दूसरा s लक्षण अधिक होना। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच पाई इलेक्ट्रॉन इन कार्बन परमाणुओं के अधिक समीप रहते हैं। किनके समीप रहते हैं, कार्बन परमाणुओं के अधिक समीप रहते हैं, अर्थात द्विबंध की अपेक्षा त्रिबंध में पाई इलेक्ट्रॉन अधिक दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं और इसी कारण ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के लिए सुगमता से उपलब्ध नहीं होते।
चलिए आप लिखते रहिएगा जब तक, अब इधर ध्यान दीजिएगा। इसके जो रासायनिक गुण हैं वो मात्र 18 हैं। एल्कीन में कितने थे? तो कम है ना, इसमें एक कम हुआ इसलिए कम। और दूसरा ये भी है कि ये अगर आपने एल्कीन को ध्यान से पढ़ा है तो एल्काइन को पढ़ने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए पहला है हाइड्रोजन का योग, H2 का योग। H2 का योग एसिटिलीन पे जब कराते हैं तो आपको पता है क्या लेते हैं अपन, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, 200 से 300 टेम्परेचर होता है, एथीन बनेगा और एथेन बनेगा। इसको हम रोक नहीं रहे, आगे तक जाने दे रहे हैं। हाइड्रोजनीकरण जो हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, एथीन पर रोकना हो तो क्या करेंगे? अगर रोकना है तो हम क्या करेंगे? रेड फास्फोरस एचाई तो कभी लिया ही नहीं इसमें। क्या लेंगे यदि हमें इस अभिक्रिया को यहीं तक रोकना हो, आगे नहीं जाने देना हो? एल्कीन में पढ़ा है अभी आपने, एल्कीन पढ़ा था, उसमें इसको पढ़ा था बनाने की विधियों में। ये जो कन्फ्यूज़न आपको है इसका कारण आप खुद समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमने रिवीजन करना बंद कर दिया है। इसलिए रिवीजन अगर आप रोकोगे तो वापस बैकफुट पे आ जाओगे, आप उसी सीढ़ी पर आ जाओगे जिस सीढ़ी से चढ़ना शुरू किया था। इसमें कोई किसी के पास इलाज नहीं है, मेरे पास कोई चम्मच नहीं जिसमें आपको रख के रिएक्शन दे दूं, पी जाओ आप और याद हो जाए, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, रोज़ रिवीजन करना पड़ेगा, और फिर अगर याद नहीं होता है तो फिर ऐसी कोई बात नहीं कि याद नहीं हो आपको। अगर आप रिवीजन करते हैं फिर याद नहीं होता है तो बड़ा मुश्किल है कि याद नहीं हो आपको। ये एल्कीन में बनाने की विधियों में आप चलिए। बनाने की विधि पहली कौन सी थी? बनाने की विधि एल्कीन को अल्कोहल का निर्जलीकरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एल्काइन का आंशिक हाइड्रोजनीकरण। ये हाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं ना, एल्काइन दिख रहा है आपको, और ये बना रहे हैं। आंशिक हाइड्रोजनीकरण कराने के लिए क्या लिया था? वो तो ऑक्सीकरण वाली बात आ गई, दहन में आ गए। लिंडलार उत्प्रेरक, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट या पैलेडियम बेरियम सल्फेट या पैलेडियम जिंक सल्फेट और पैलेडियम क्विनोलिन लवण, ये कुछ भी ले सकते हैं जो अभिक्रिया को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये अभिक्रिया यहाँ नहीं जा पाती है। अगर आप सोडियम द्रव अमोनिया लेते हैं तब भी बना सकते हैं क्या इसको? बनेगा क्या ये? अब इन दोनों उत्पादों में क्या फर्क बताया था मैंने, सिस और ट्रांस का। सिस बनेगा किसमें और इसमें? बहुत हल्का सा ब्रशिंग करनी है, आपने जो याद किया है उसको थोड़ा सा ध्यान से कोशिश करिए रिवीजन करने की, आपको याद आ जाएगा। दूसरा है X2 का योग। ये अभिक्रिया तो रिपीट हुई है, और X2 का योग जब आप कराएंगे एसिटिलीन पर ये केवल आप ध्यान रखना कि जब पॉसिबल होगा सिस और ट्रांस का तभी बनेगा। ये तो केवल उदाहरण एसिटिलीन का लिया है, इसलिए सिस ट्रांस की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन अगर अल्काइन दूसरा हो तब सिस ट्रांस होगा ना। तो ये तो केवल आपको एक बताया था उस वक्त पॉइंट, इसलिए ध्यान रखना है कि ये अभिकर्मक यदि है तो जो उत्पाद बनता है अगर वो संभव है तो सिस होगा, संभव नहीं है तो सिस ट्रांस होने की संभावना ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। ये ट्रांस होगा अगर संभव हुआ तो।
X2 का जब योग कराते हैं तो पहले क्या बनता है, डाई हैलाइड बनता है और फिर उसके बाद में टेट्रा हैलाइड बन जाता है। 2 बार योग होगा ना, क्योंकि 2 पाई बंद है इसलिए 2 बार योग होगा। एक बार X2 जुड़ा, दूसरी बार फिर X2 जुड़ गया, टेट्रा हैलाइड बन गया। क्या बना, टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड से हम ये भी बना सकते हैं वापस। कैसे बनाते हैं टेट्रा हैलाइड से? टेट्रा हैलाइड का जब वी हेलोजनीकरण कराते हैं क्या बनता है, एल्काइन बनता है ना। यहां भी आपको जैसा मैंने बताया था एल्कीन में कि फेरिक क्लोराइड का काम क्या है, हैलोजन वाहक का काम करता है। तो वही बात यहाँ भी है कि यह हैलोजन वाहक का काम करता है। योग 2 बार होता है और टेट्रा हैलाइड बनता है। टेट्रा हैलाइड का वी हेलोजनीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसका उल्टा चलना है आपको। क्या लेना है उसके लिए, क्या लेते हैं? पिछले वाले जो पेज हैं वो पलट लो, याद तो किया नहीं है ना, पलट के बता दो। आपको कम से कम इतना तो ध्यान रहेगा कि हाँ ऐसा भी हुआ था। किससे रिएक्शन कराते हैं, जिंक से। रटना नहीं है, 2Zn नहीं बोलना, जिंक बोलना है। जिंक का काम है वी हेलोजनीकरण करना, ठीक है। तीसरा है HX का योग। ये तीनों अभिक्रियाएं एल्कीन में भी ऐसे कैसे ही थी ना, H2X2 HX था ना एल्कीन में भी, यहां भी है। HX का योग करा दीजिए। और फिर इस पर एक बार फिर HX का योग कराइए। अब आप बताइए क्या बनेगा इसमें, कि योग हो सकता है 2 प्रकार से। एक तो ये वाला प्रकार है जिसमें, और एक ये है जिसमें CH2X क्या बनेगा, इन दोनों में से क्या बनेगा? ऊपर वाला या नीचे वाला बताना है तो कारण भी बताना है फिर उसका। बोलिए क्या कारण है? अगर ये बनता है तो किस कारण से बनता है, और ये बनता है तो किस कारण से बनता है? अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, एक नियम लगता है, उसका नाम है मार्कोनिकॉफ का दूसरा नियम। सुना था आपने, 11वीं में पढ़ते थे तब। पहला नियम क्या था, किसी एल्कीन पर जब HX का योग कराते हैं तो HX या किसी भी अभिकर्मक का योग कराते हैं तो हाइड्रोजन या धन विद्युतीय भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पहले से ही हाइड्रोजन अधिक हो। ये मार्कोनिकॉफ का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, ये है वाइनिल हैलाइड। क्या है ये, जब एल्काइन पर HX का योग हुआ तो पहले पद में क्या बना, वाइनिल हैलाइड। अब मार्कोनिकॉफ साहब ने ये कहा कि वाइनिल हैलाइड जो है इस पर यदि HX का योग कराओगे तो X या धन ऋण विद्युतीय भाग, यहाँ उल्टा बोला है, X या ऋण विद्युतीय भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पहले से ही हैलोजन जुड़ा हुआ हो। X या ऋण विद्युतीय भाग वहीं जुड़ेगा जहां पहले से ही X जुड़ा हुआ हो। इसलिए X कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। तो H कहाँ जुड़ा, H यहीं जुड़ा। अब ऐसे ही नहीं कह दिया, कोई नियम कब बनता है, जब कई सारे प्रयोग प्रेक्षण कर लेते हैं, उसका निष्कर्ष जो होता है वो नियम के रूप में आपके सामने आता है। तो उन्होंने जो नियम दिया था उसके पीछे जो लॉजिक दिया, जो कारण बताया था, वो आपको समझना है। इसको क्रियाविधि को समझते चलो फिर वापस बताते हैं। ये वाइनिल हैलाइड है। ये वाइनिल हैलाइड कब बना, जब एसिटिलीन पर HX का योग कराया। क्या बना, वाइनिल हैलाइड।
इस X के पास में 3 क्या हैं, लोन पेयर हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इसमें क्या होगा, अनुनाद हो सकता है। अनुनाद होगा तो क्या होगा, इस X पर धन आवेश। ये दोनों इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। H प्लस जो होता है, जो H प्लस है वो कहाँ जुड़ेगा, इस पर जुड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव ऐसे काम कर रहा है ना, तो H प्लस कहाँ जुड़ गया, इस पर। CH और X, ये धन आवेश आ जाएगा इस पर, और इस पर ऋण आवेश। सॉरी, इस पर ऋण आवेश नहीं दिखाया आप, क्योंकि 3 पेयर हैं। ये इस प्रकार से बीच वाले कार्बन पर धन आवेश है, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा। इसकी 2 अनुनादी संरचनाएं आपको ध्यान रखनी, ये 2 अनुनादी संरचनाएं होती हैं। और इसमें इस प्रकार से जब होता है तो H प्लस यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही जो जुड़ रहा है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, HX में H प्लस है, वो कहाँ जाएगा, इसका CH3 CHX। अब आपके पास में जो ऋणावेशित भाग है वो क्या है, X माइनस, ये कहाँ जाएगा, कहाँ जुड़ेगा, ये X माइनस कहाँ जुड़ेगा, इसमें CH पे जुड़ा, क्योंकि इस पर धनावेश है। तो ये होगा CH3 CHX, और इस पर ये X। ये आपका फाइनल उत्पाद हो गया, जो मार्कोनिकॉफ के दूसरे नियम को की पालना करते हुए बन रहा है। अब आप दोबारा समझ लीजिए, एसिटिलीन पर X2 का योग, ये दूसरी अभिक्रिया है, ठीक है। जब X2 का योग सॉरी तीसरी पढ़ रहे हैं अपन। X2 का योग तो सिंपल है, आपने कर लिया। H2 X2 का योग तो बड़ा साधारण है, क्योंकि उसमें कोई धन विद्युती ऋण विद्युती भाग नहीं है। HX में धन विद्युती और ऋण विद्युती भाग है, HX। अब इसमें क्या होता है, जब एसिटिलीन पर HX का योग कराते हैं तो वाइनिल हैलाइड बनता है। क्या बना, वाइनिल। अब वाइनिल हैलाइड पर जब HX का योग होगा तो यहाँ मार्कोनिकॉफ का दूसरा नियम लागू होता है, और X वहीं जाता है, इसका HX का X कहाँ जाएगा, जहाँ पहले से ही जिस कार्बन पर X जुड़ा हुआ। तो इस कार्बन पर तो X जुड़ गया, और इस पर क्या आ गया, हाइड्रोजन इस कार्बन पर आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, मार्कोनिकॉफ ने ऐसा दूसरा नियम बनाने से पहले क्या देखा। देखिए, ये तो इसकी अनुनादी संरचना है, जो आपको पहले भी बताई थी कल, ठीक है ना। वाइनिल हैलाइड की 2 अनुनादी संरचनाएं संभव है, इसीलिए तो कहा था कि वाइनिल हैलाइड जो होते हैं वो अनुनाद के कारण स्थायित्व दर्शाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव काम करेगा। तो जब अपना H प्लस आक्रमण करेगा, कौन सा, दूसरी बार जब HX आक्रमण कर रहा है, तो सबसे पहले कौन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, H प्लस है। ये कहाँ जाएगा, ये इस कार्बन पर जाएगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। यहाँ आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो H प्लस तो वहीं जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। तो ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा, इस कार्बन पर जुड़ गया। ये CH2 की जगह क्या हो गया, CH3। इस कार्बन पर कैसा आवेश रहेगा, धनावेश। ये X से जुड़ा हुआ है, ऐसे कैसे ही। अब X माइनस दूसरे पद में जुड़ गया, तो कहाँ जुड़ेगा, धनावेशित कार्बन पर। तो उत्पाद अपना क्या है, ये है मार्कोनिकॉफ के दूसरे नियम वाला उत्पाद। आ गया समझ में। दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी वाइनिल हैलाइड पर जब HX का योग कराते हैं तो X या धन विद्युती भाग, सॉरी X या हैलोजन परमाणु या ऋण विद्युती भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पहले से ही X परमाणु हो। नियम अगर आपके समझ में आ गया तो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हो। नियम आपको समझ में अगर आ गया है तो इसको अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो। ये जो अभिक्रिया दर्शाई हुई है, ये एसिटिलीन पर HX का योग है, जो भी बताया था आपको। ये वाइनिल हैलाइड है जो पहले पद में बन रहा है, और इस पर जब HX का योग करा तो X कहाँ जा रहा है, जहाँ पहले से ही X जुड़ा हुआ है।
चौथा है HOCl का योग। वहाँ पर क्या था चौथा एसिड एथीन में NOCl था, यहाँ पर NOCl का योग नहीं है, HOCl का योग है। और HOCl का योग किस प्रकार से होता है? एसिटिलीन में ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। दो बार योग होगा, दो बार जब योग होगा तो Cl उसी पे जाएगा जहाँ पहले से Cl अटैच्ड है, और OH वहीं जाएगा जहाँ पहले से OH अटैच्ड है। तो ऋण विद्युतीय भाग कौन सा है? OH। तो OH कहाँ जा रहा है? जहाँ पहले से OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे ही जा रहा है। तो यहाँ एक पाई बंद बचा था, ये भी खत्म हो गया, दो बार योग हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब एक ही कार्बन से दो OH समूह जुड़े हुए होते हैं तो उसमें से वो अस्थायी होता है और इसमें से जल का अणु निकल जाता है। और जब जल का अणु निकल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? सॉरी, HC डबल बॉन्ड OCHCl, ये कार्बोनिल समूह में बदल जाता है। अगर दो OH एक ही कार्बन से, देखिए एक ही कार्बन से अगर दो OH कभी भी जुड़े हुए हों तो क्या होगा? ये H2O निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? ये द्विबंध आ जाएगा इसमें। तो कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन, तो कार्बोनिल यौगिक इसमें बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं डाइक्लोरो कार्बोनिल यौगिक। ये क्या है? डाइक्लोरोकार्बन। और नेमिंग करेंगे जब क्या बोलेंगे IUPAC में इसको? इसका IUPAC नाम बता दे भी कोई भी है, जिसको नींद आ रही है वो बताए। तुम बताओ, तुम्हारे पीछे जो इसका IUPAC में नाम बताओ, बहुत सरल है, दो ही कार्बन है। डाइक्लोरो मेथेन, मेथेनॉन, मेथेनॉन तो जिंदगी में नहीं बना आज तक है। मेथेनेल, मेथेन का मतलब क्या होता है आप समझते हो? कितने कार्बन को इंगित कर रहा है मेथेन? देखिए कोई गलती करते हैं तो अपन उससे सीखने की कोशिश करेंगे, गलती ऐसी कई लोगों के दिमाग में होगी। एथेनेल, एथेनेल इसको इसलिए करें क्योंकि ये एल्डिहाइड है और दो कार्बन वाला है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एथेनेल। ठीक है, और इसमें क्लोरो को भी तो दिखाओ, 1-1 या 2-2? देखो इसमें नंबरिंग, ये क्रियात्मक समूह मुख्य है, इससे चलेंगे तो 1-2, तो 2-2 डाइक्लोरो एथेनेल। ठीक है, 2-2 डाइक्लोरो एथेनेल। अब अपनी कॉपी में आप करिएगा, इस पर HOCl का योग कराना है और उत्पाद बताना है आपको। योग दो बार होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा दो बार ही लिखा जाएगा। आपको जो A उत्पाद बनाना है वो दो बार योग के बाद बना हुआ दिखाना है। करेंगे। वहां अगली रिएक्शन कौन सी थी भाई? पांचवी HOCl थी ना, चौथी NOCl तो थी नहीं, इसमें NOCl नहीं है, पांचवी आ गई HOCl, छठा H2SO4 का योग। यहाँ पर उसको सीधा सीधा H2O का योग लिखेंगे और इसको जलयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि जल का योग होता है इसलिए जलयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
देखिए इसको तो आप कर लेना, ये समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी और बहुत बार पूछी जाएगी आपको। इसके दो भाग होते हैं H और OH। एक तरफ H जोड़ दीजिए और एक तरफ, ठीक है, योग दो बार मत करा देना, एक बार ही कराना। ये जो H2O आता है ये कहाँ से आता है? ये आता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मर्क्यूरिक सल्फेट और 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। ये आपको ध्यान रखना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होगी, मर्क्यूरिक सल्फेट होगा, 80 डिग्री ताप होगा, तो इसमें केवल जल का योग होगा, एक तरफ H और एक तरफ OH जुड़ जाएगा। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, सल्फेट आयन, मर्क्यूरिक आयन और 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बनाएंगे? यही बनाएंगे। और इसका नाम बताओ जरा, यूपीएससी में क्या कहते हैं? एथेनॉल, एथेनॉल, यही होगा तो ये ना, एथी मतलब इन ग्रुप भी है, इनॉल है ना ये। इसको अगर इंग्लिश में लिखते हैं, इन द्विबंध को बता रहा है और ऑल OH को बता रहा है, एथेनॉल हो गया। अब आप देखिए कि इसमें क्या होता है कि जब एक ही कार्बन से द्विबंध भी हो और OH भी जुड़ा हुआ हो तो वो एक समावयवता दर्शाता विशेष प्रकार की, जिसमें ये H यहाँ चला जाता है और द्विबंध यहाँ आ जाता है। इसको कहते हैं कीटो इनोल समावयवता। ये इनोल है और ये किस में बदल जाता है? CH3 CHO। यही हुआ ना, देखिए द्विबंध यहाँ आ गया, ये सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ पे कुछ चाहिए जुड़ने के लिए, वो कौन जुड़ता है? यहाँ से हाइड्रोजन चली जाती है। ये क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड बन गया ना, एथेनेल। क्या बना? एथेनेल। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कीटोन को यहाँ पर जब समावयवता के रूप में कहते हैं तो कीटो इनोल समावयवता कहते हैं, एल्डिहाइड इनोल की समावयवता नहीं कहते। ये एक तरीके से कार्बोनिल समूह का ही रूप है, इसलिए इसको कीटो इनोल समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि कीटो समूह इसमें है, कार्बोनिल समूह इसमें है और ये इनोल है, इसलिए इसको कीटो इनोल समावयवता कहते हैं। तो इसमें जो उत्पाद बनता है वो एसिटाल्डिहाइड बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या बना, तो आपको ये नहीं दिखाना कि ये भी दिखाओ, ये आपको समझने के लिए होना चाहिए, लेकिन आप उत्पाद क्या बताएंगे? एथेनेल। क्या है? एथेनेल। अब आप जल्दी से मुझे प्रोपाइन का जल योजन अभिक्रिया करा दीजिए और बता दीजिए क्या बनेगा। प्रोपाइन की जल योजन अभिक्रिया, इसका उत्पाद बताना है। प्रोपाइन की जल योजन अभिक्रिया, कीटो इनोल समावयवता को चलावयवता भी कहते हैं, चलावयवता भी कहा जाता है। क्या बनेगा? प्रोपेनॉन, नेल। कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा, पहले तो ये बताइए। तो कीटोन 3 कार्बन वाला कौन सा होगा? 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड तो आप बोल ही नहीं रहे, एल्डिहाइड तो बन ही नहीं रहा। 3 कार्बन वाला कीटोन कौन सा होता है? एसीटोन जिसको बोलते हैं। इस पर जल का योग होगा तो H कहाँ जुड़ेगा? इस पर जुड़ेगा H या इस पर जुड़ेगा H? दो भाग है ना इसके जल के, H और OH हैं। इस पर जुड़ेगा H और OH इस पर जुड़ेगा। ये कौन सा नियम है?
जल के दो भाग हुए H और OH, H कहाँ जुड़ेगा? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग होगा, यहाँ जुड़ेगा। देखिए क्या बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया और OH कहाँ जुड़ गया? इस कार्बन पर इन भी है और ऑल भी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनोल। और इनोल जब होता है तो ये समावयवता दर्शाता है। कौन सी समावयवता? ये इनोल है। ये चलावयवता दर्शाता है। ये चलावयवता को इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये द्विबंध यहाँ आ जाता है और H कहाँ चला जाता है? तो यहाँ पर अगर ये आ गया है तो बीच वाला कार्बन कार्बोनिल समूह में बदल गया। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉन, या सामान्य भाषा में सामान्य नाम क्या है इसका? एसीटोन। बहुत सरल अभिक्रिया है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपको अगर ये H2O लिखा हुआ नहीं मिले, यहाँ पे दिखे ही नहीं H2O, गलती क्या करते हैं, परीक्षा में जब पूछा जाता है, आप पुराने पेपर देखिएगा तो उसमें ऐसे लिखा हुआ रहता है। अब आपको ही सोचना है कि अभिक्रिया कौन सी है। आप क्या सोचेंगे कि इसमें जल का योग कराना है, ठीक है ना। छठी रिएक्शन है H2 के योग के बाद में, वहां पर हमने 6 योग पढ़े थे एल्कीन में, H2X2HX, NOCl, HOCl और H2SO4, है ना। यहाँ पर एक कम हो गया NOCl का, और अब योग बढ़ रहे हैं। वो कौन सा बढ़ रहा है देखिए, अल्कोहल का योग। छठी अभिक्रिया है अल्कोहल का योग। और जब अल्कोहल का योग कराते हैं तो ये होता है BF3HgO की उपस्थिति, बोरोन ट्राइफ्लोराइड मर्क्यूरियस ऑक्साइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड मर्करी ऑक्साइड। एक तरफ H जोड़ दीजिए, इसके दो भाग क्या होंगे? H और OR, ये ध्यान रखना आप। फिर दोबारा योग होगा, 2 बार योग होगा, इसलिए तो 2 OR जुड़ गए ना एक ही कार्बन पे। ये तो है वाइनिल ईथर। ये क्या है? ईथर क्या होते हैं? ईथर होते हैं, ये होता है ना, तो इसमें एक तरफ R है और एक तरफ O और फिर कार्बन है, तो ये भी ईथर है, लेकिन इधर वाइनिल है इसलिए इसको कहते हैं वाइनिल ईथर। और ये जो बनता है बाद में, इनको एसिटल या कीटल कहते हैं। एसिटल या कीटल। ये जो अभिक्रिया है, इसमें आप बताइए, एक सवाल का उत्तर दीजिए कि एसिटिलीन से तो आपने क्या बनाया था? एल्डिहाइड। एसिटिलीन से क्या बना था? एल्डिहाइड। और 3 कार्बन लेते ही इससे क्या बन गया? एसीटोन बन गया। तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड केवल एसिटिलीन से बनेगा और बाकी जितने भी एल्काइन लेंगे उन सबसे कीटोन प्राप्त होंगे, ये ध्यान रखना आप। तो एल्डिहाइड केवल एसिटिलीन से बन सकता है, बाकी जितने भी एल्काइन लेंगे उन सबसे क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। ये अल्कोहल का योग समझ में आ गया आपको? ये देखिए, अल्कोहल का योग जब करा रहे हैं तो एक तरफ H और दूसरी तरफ OR जुड़ गया है, फिर दोबारा भी यही हुआ, H यहाँ जुड़ गया और OR यहाँ जुड़ गया, ये कहलाते हैं एसिटल या कीटल। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड का योग। ऐसे H और OR 2 भाग ये हैं,
H यहाँ जुड़ गया ना, R प्लस और OH माइनस। आप एल्कोहल पढ़ेंगे तब पता लगेगा, मैंने पहले बता दिया था आपको कि एल्कोहल जो होते हैं वो क्षारीय नहीं होते, क्षार होता तो OH आयन देता ना। नंबर 7, एसिटिक एसिड का योग, एसिटिक अम्ल का योग। अगर एसिटिक अम्ल का योग कराते हैं तो आप देखिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्कोहल का कराया है। एक तरफ H जोड़ दीजिए और एक तरफ OCOR। ये एसिटिक अम्ल जो है इसके दो भाग क्या होंगे, तो ये R नहीं है, CH3 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो H तो जुड़ गया इस कार्बन पर और OCO CH3 उधर जुड़ गया, दोबारा कराइए, सेकेंड टाइम फिर एडिशन होगा, एसिटिक अम्ल का योग होगा और क्या बनेगा, CH3 CH OCO CH3 OCO CH3। ये वाइनिल एसीटेट है, ये जो बना है पहले पद में, इसका नाम क्या होगा, वाइनिल समूह। समझ गए आप लोग अच्छे से, ये वाइनिल एसीटेट कहलाता है। और ये क्या कहलाएगा, एथिलीडीन एसीटेट। क्या कहलाएगा, एथिलीडीन एसीटेट। एथिलीडीन क्योंकि ये जेम डाइहैलाइड की तरह है ना, जैसे एल्काइलिडीन अगर दो हेलोजन होते तो क्या लिखते, एथिलीडीन क्लोराइड या ब्रोमाइड, वैसे ये क्या है, एथिलीडीन एसीटेट। इसका मतलब है कि एक ही कार्बन से दो एसीटेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, एथिलीडीन एसीटेट। ये अभिक्रिया नंबर 7। ये दो नई अभिक्रिया आ गई ना, अल्कोहल का योग और एसिटिक अम्ल का योग, उसमें नहीं थी। 8वां है, अभी आपने H2O का योग पढ़ा था, कौन सी अभिक्रिया थी वो, 5th थी ना। उसके साथ में CO और जोड़ दो, क्या जोड़ा आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O प्लस CO का योग। इसको कहते हैं कार्बोनीलीकरण। इस अभिक्रिया का नाम है कार्बोनीलीकरण, यानी कार्बोनिल समूह कार्बोनिल समूह आता है कैसे, देखो ऐसा होगा, H2O प्लस CO जो है ये आपस में मिलकर के H और COH बना देंगे, H और COH बना देंगे। और एसिटिलीन पर जब आप योग कराओगे H2O प्लस CO का, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जल अगर लेते हैं तो एक कार्बन पे क्या जोड़ दीजिए, H, और दूसरे पे क्या जोड़ना है, कार्बोक्सिल समूह। ये अभिक्रिया होती है निकिल टेट्रा कार्बोनिल की उपस्थिति में। ये एक उपसहस है जो यौगिक होता है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। निकिल टेट्रा कार्बोनिल, जल प्लस CO, H2O प्लस CO, ये क्रिया करके क्या बनाते हैं, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अब इसका नाम पता है किसी को, इसका सामान्य नाम कोई बता सकता है, सामान्य नाम पूछा है मैंने आपसे, बोलिए। जैसे वाइनिल होता है वैसे यहाँ इसका नाम होता है एक्रिलिक अम्ल। अब ध्यान रखना, आप एक्रिलिक शब्द आ गया है, वाइनिल शब्द का काम अब खत्म हो गया, यहाँ कौन सा नाम आ गया, एक्रिलिक अम्ल। इसमें दोबारा योग नहीं कराना, एक बार ही योग कराना है। असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं और इनका नाम है, इसका नाम एसिटिलीन से अगर बनता है तो इसको कहते हैं एक्रिलिक अम्ल।
एक रिएक्शन और देखिए, H2O प्लस CO लिया आपने, जल के बाद में कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी आपने? ROH। अब ROH प्लस CO पढ़ लीजिए, क्या पढ़ना है? इसके दो भाग क्या होंगे, एक तो होगा H, COR यानी एस्टर ग्रुप। यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा है? COR। ये भी निकिल टेट्राकार्बोनिल की उपस्थिति में होती है। एक तरफ H जोड़ दीजिए और एक तरफ एसिटिलीन से जब योग कराएंगे आप तो क्या करेंगे, ये दो भाग बने, एक तरफ H जोड़ना है यानी CH2 हो गया, दूसरी तरफ COR। ये एक्रिलिक अम्ल का एस्टर है ना, इसमें H के स्थान पर R आ गया, इसको कहते हैं एल्किल एक्रिलेट। ये एल्किल शब्द आएगा, मैंने आपको नामकरण बताया था एस्टर्स का, तब बोला था कि दो भाग होते हैं, एल्किल एल्केनोएट। यहाँ इसका नाम क्या होगा? एल्किल एक्रिलेट। एल्किल एक्रिलेट। एल्किल समूह कौन सा होगा? ये वाला R, और ये एक्रिलेट इसको कहते हैं, इस समूह को, इसको क्या बोलते हैं? एल्किल एक्रिलेट। अगर इसको एक्रिलेट नहीं कह के IUPAC में लिखना हो तो ये लिखेंगे इसको एल्किल, और ये कितने कार्बन है? 3 है, तो प्रोपिनोएट कहेंगे, एल्किल प्रोपिनोएट। इसका नाम और क्या हो सकता है? एल्किल प्रोपिनोएट। एल्किल प्रोपिनोएट। एक योग और देखिए, तुलना करते हुए पढ़ना आपको एल्कीन से। पहली 3 अभिक्रियाएं बिल्कुल समान थी, चौथी में 5वीं आ गई थी क्योंकि NOCl स्किप करना है, हटाना है, इसमें HOCl आ गया। फिर वहाँ H2SO4 था, यहाँ H2O एक ही बात है, उसमें भी जल योजन होना था, इसमें भी जल योजन होता है। H2O का योग के बाद में अल्कोहल का योग, अल्कोहल के बाद एसिटिक अम्ल का योग। अब फिर क्या करना है? अल्कोहल के साथ जल के साथ CO लेना है, फिर अल्कोहल के साथ CO लेना है, ठीक है ना? H2O के साथ CO और अल्कोहल के साथ CO। 10वीं है HCN का योग। HCN का योग हाइड्रोजन साइनाइड। ये अभिक्रिया जो होती है, ये बेरियम साइनाइड एक लवण है, या क्यूप्रस क्लोराइड लवण ले लीजिए, इनकी उपस्थिति में होती है। एक तरफ H और एक तरफ CN। इसका नाम है एक्रिलोनाइट्राइल। ये जो साइनाइड समूह है इसको IUPAC में नाइट्राइल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइल। इसलिए इसको कहते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलिक शब्द आप समझ के रखिए कि एक्रिलिक अम्ल ये होता है, ये इसका एस्टर है तो एल्किल एक्रिलेट कहलाता है, और ये क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल। सारी याद होगी ऐसा ही? तो क्या बोल रही हो? बस उसमें भी थी और इसमें भी है ना? वहाँ हमने ट्राईप्रोपिल बोरेन बनाया था और ट्राईप्रोपिल बोरेन की 4 अभिक्रियाएं पढ़ी थी। ट्राईप्रोपिल बोरेन बनाया था, 3 बार प्रोपीन पर योग कराया था, तो ट्राईप्रोपिल बोरेन बना था। और ट्राईप्रोपिल बोरेन से हमने क्या 4 चीज़ें बनाई थी? प्राथमिक अल्कोहल, एल्केन, प्राथमिक अमीन और आयोडो एल्केन, ठीक है? यहाँ पर हाइड्रोबोरीकरण से आप देखिए क्या होता है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं ये वाला एल्काइन और इसकी क्रिया कराते हैं डाई एल्किल बोरेन से। हम डायरेक्ट डाई एल्किल बोरेन ले रहे हैं,
डाई एल्किल बोरेन। H कहाँ जुड़ेगा और Br2 कहाँ जुड़ेगा? दो भाग तो ये होते ही तो मैंने बता दिया अब आपको। H कहाँ जुड़ेगा और Br2 कहाँ जुड़ेगा? इसमें ज़्यादा धन विद्युतीय भाग ये है और मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग होता है, तो Br2 यहाँ जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH Br2। और इसकी क्रिया, पुरानी क्रिया को याद रखते हुए बताइए कि इसमें क्या बन सकता है। H2O2 OH माइनस, H2O2 OH माइनस परऑक्साइड से क्रिया करा रहे हैं क्षारीय माध्यम में NaOH की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल, यानी इसकी जगह OH आएगा, तो ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड CHOH। Br2 की जगह क्या आ जाएगा? और ये अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा था कि इसमें क्या हो जाता है, इनोल है ना ये, इसलिए कीटो इनोल समावेशता हो जाएगी और क्या बन जाएगा? RCH2CHO एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, इस प्रकार ये 11 अभिक्रियाएं आपको रासायनिक गुणों में एल्कीन के साथ तुलनात्मक रूप से पढ़नी है। योग इसमें 2 बार कराना है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान जो रखना है एल्काइन में वो ये है कि इसमें साथ साथ आप नोमेनक्लेचर का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें साधारण नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रश्न में अगर आ गया कि एक्रिलोनाइट्राइल कैसे बनाएंगे एसिटिलीन से, तो अगर आप एक्रिलोनाइट्राइल ही नहीं जानते तो कैसे बनाओगे? तो आपको ध्यान रखना है कि एक्रिलोनाइट्राइल जो होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CHCN होता है। तो एक्रिलिक शब्द जो है, एक्रिल शब्द जो आ रहा है, एक्रिलिक अम्ल, एल्किल एक्रिलेट, ये बिल्कुल स्पष्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए माइंड में, तब आप कोई भी अभिक्रिया आगे कर पाओगे। ठीक है, 10 योग कौन कौन से हो गए? H2, X2, HX, HOCl, H2O का योग, एल्कोहल का योग, फिर H2O प्लस CO, ROH प्लस CO, फिर एसिटिक अम्ल का योग और 10वां HCN का योग, और उसके बाद में हाइड्रोबोरीकरण। और कल अपन लेंगे ओजोनी अपघटन ऑक्सीकरण। यहाँ केवल हाइड्रोबोरीकरण है, हाइड्रोक्सिलीकरण हाइड्रोफॉर्मलीकरण नहीं है। और फिर अपन लेंगे ओजोनी अपघटन ऑक्सीकरण, समावयवीकरण, बहुलीकरण, प्रतिस्थापन और दहन। विशेष यहाँ नहीं है, दहन है। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं कल पढ़ेंगे और कल ये ख़त्म होगा। इसके बाद इसके प्रश्न करेंगे और अगली बार जब अपन मिलेंगे फ्राइडे के बाद जब भी, तो आपका टेस्ट होगा। इसलिए सब उसकी तैयारी कर लें। तीनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से, रिएक्शंस को समझ के याद कर लीजिए। समझ के याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगी। और दूसरी चीज़, रिवीजन करते रहिए, बंद मत करना। अगर आप बीच में इनऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर देते हो, फिजिकल पढ़ना शुरू कर देते हो, तो ऑर्गेनिक को पढ़ना बंद नहीं करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रोज़ समय देना है, थोड़ा थोड़ा। आप खुद देखेंगे कि आपको रिएक्शन भूल रहे हो, कल नहीं पढ़ी इसलिए, लेकिन अगर कल आप पढ़ते और आज पढ़ के आए होते तो आपको आती। ठीक है ना, ये बात बाद में पछतावा होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि आप लगातार इसके साथ साथ जो क्लास नहीं भी होती तब भी आप इसको रोज़ पढ़ते रहिए, रोज़ रिवीजन करिए। अभिक्रिया बहुत आसानी से याद हो जाएगी। अभी आपको कल पूछूंगा कितनी अभिक्रियाओं की संख्या बताएंगे, तो आप ताजुब करोगे कि आपको इतनी रिएक्शन याद हो गई हैं। तो आपको रिएक्शन याद हो रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, लेकिन आप अपने विश्वास को, अपने आप में जो विश्वास कर रहे हो उसको